बीएससी पार्ट थर्ड की आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। अगला टॉपिक हमने जो है ऊष्माधारिता को पढ़ लिया था, इससे पहले एंट्रोपी को पढ़ लिया। आज हम जो है उसी में जो टॉपिक है उसके अंतर्गत दूसरा बिंदु पढ़ने जा रहे हैं, लंदन समीकरण। अतिचालक अवस्था में जो अतिचालक होते हैं, अतिचालकों की अवस्था में शून्य प्रतिरोध अर्थात शून्य प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू 0 तथा माइसनर प्रभाव B इज इक्वल टू 0 दोनों स्वतंत्र रूप से प्रेक्षित होते हैं। इस तथ्य की व्याख्या करने के लिए, यानी कि जो ये हम पढ़ रहे हैं कि अतिचालक अवस्था में जो शून्य प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू 0 और माइसनर प्रभाव B इज इक्वल टू 0 दोनों स्वतंत्र रूप से प्रेक्षित होते हैं। इस तथ्य की व्याख्या करने के लिए लंदन एंड लंदन ने 1935 में ओम के नियम में संशोधन कर और मैक्सवेल की जो इक्वेशन है उसका उपयोग करके दो समीकरण व्युत्पन्न किए और उन्हीं समीकरणों को कहा जाता है लंदन समीकरण। जो उसने दो समीकरण व्युत्पन्न किए उन समीकरणों को क्या कहा जाता है? लंदन इक्वेशंस। लंदन के अनुसार पदार्थ में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो लंदन ने बताया कि इसके अनुसार जो है दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित होते हैं, पहले सामान्य इलेक्ट्रॉन और दूसरे अतिचालन इलेक्ट्रॉन। तो दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन लंदन के अनुसार पदार्थ में उपस्थित होते हैं, एक तो सामान्य इलेक्ट्रॉन और दूसरे अतिचालन इलेक्ट्रॉन। तो बात करते हैं सबसे फर्स्ट प्रथम लंदन समीकरण की। तो प्रथम लंदन समीकरण के लिए हम बात करेंगे। तो इसके अनुसार माना कि क्रांतिक ताप से नीचे अतिचालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या का घनत्व Ns है। जो क्रांतिक ताप है उससे नीचे यदि हम टेम्परेचर ले तो उस स्थिति में अतिचालन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या का घनत्व है वो क्या है? Ns। अतः इसके द्वारा उत्पन्न अतिचालन धारा घनत्व हम लेकर के चल रहे हैं Js वेक्टर के रूप में इज इक्वल टू माइनस का Q Ns Vs वेक्टर के रूप में। ये इक्वेशन फर्स्ट हमें यहाँ मिलती है धारा घनत्व के रूप में, जहाँ अतिचालन इलेक्ट्रॉनों का अभिवाह वेग Vs है, यानी कि ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तथा Q अतिचालन इलेक्ट्रॉनों का नेट आवेश है, यानी कि उस पर जो टोटल आवेश है वो है। चूंकि यह माना गया है कि अतिचालन इलेक्ट्रॉन जालक प्रकीर्णन में भाग नहीं लेते हैं परंतु विद्युत क्षेत्र E द्वारा त्वरित होते हैं। तो हम जानते हैं कि जब विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र E के द्वारा क्या होते हैं? त्वरित होते हैं, उनका वेग बढ़ जाता है, त्वरित वेग के कारण गतिशील होते हैं। अतः इन इलेक्ट्रॉनों की जो गति का समीकरण होगा वो होगा m del Vs अपॉन del T इज इक्वल टू माइनस का Q E वेक्टर के रूप में। इक्वेशन नंबर 2 हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। समीकरण 1 का अवकलन लेने पर विद रेस्पेक्ट टू T हम समीकरण 1 को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डेल Js अपॉन डेल T इज इक्वल टू माइनस का Q Ns डेल Vs अपॉन डेल T इज इक्वल टू यहाँ से Vs अपॉन डेल Vs अपॉन डेल T की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 3 के रूप में हमें डेल Vs अपॉन डेल T की वैल्यू फाइंड आउट होती है। इस इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये वैल्यू रख दी हमने यहाँ 2 में डेल Vs अपॉन डेल T की। तो यहाँ वैल्यू रखने पर ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट होती है m अपॉन माइनस का Q Ns डेल Js अपॉन डेल T इज इक्वल टू माइनस का Q E वेक्टर के रूप में। ये इक्वेशन हमें यहाँ मिलती है। इससे आगे देखते हैं। तो यहाँ डेल Js अपॉन डेल T की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो Q स्क्वायर Ns अपॉन m E वेक्टर के रूप में यह इक्वेशन नंबर 4 हमें फाइंड आउट होती है। और ये इक्वेशन नंबर 4 जो है लंदन समीकरण के रूप में, तो जो इक्वेशन नंबर 4 है ये कहलाती है आपके प्रथम लंदन समीकरण।
जो अतिचालक पदार्थ अवस्था में पदार्थ में प्रतिरोध की उपस्थिति को प्रदर्शित करती है। यदि E बराबर 0 हो तो Js बराबर कांस्टेंट अर्थात विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अर्थात E बराबर 0 है तो जो धारा घनत्व का मान है वो कांस्टेंट होगा, अर्थात जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में निरंतर धारा प्रवाहित होती है। यदि विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है तो वह विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो है निरंतर धारा का मान प्रवाहित होता है। जो अतिचालक अवस्था का अभिलाक्षणिक सामान्य चालक अवस्था में धारा घनत्व Jn वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर के बराबर है। यह है कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में धारा घनत्व का मान शून्य होता है। जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो धारा घनत्व का मान है वो शून्य होता है, जो सामान्य चालक अवस्था में पदार्थ के व्यवहार को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से ये प्रथम लंदन समीकरण हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। बात करते हैं बी, इस द्वितीय लंदन समीकरण की। तो देखिए, जो इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 का यदि हम कर्ल लेते हैं, जो डेल जे अपॉन डेल टी के रूप में हमें इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हुई थी, इसका कर्ल लें तो कर्ल लेने पर कर्ल इंटू डेल जे एस अपॉन डेल टी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर एन एस अपॉन एम, इसका कर्ल ले लिया डेल क्रॉस ई वेक्टर। परंतु मैक्सवेल समीकरण के अनुसार डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस का डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी के रूप में होता है। तो यहाँ हम डेल क्रॉस डेल जे एस वेक्टर अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस का, यहाँ इसकी जगह ये पुट कर देंगे वैल्यू, तो माइनस क्यू स्क्वायर एन एस अपॉन एम डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी के रूप में ये इक्वेशन हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। तो जब हम इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल बाई डेल टी को बाहर ले लिया, डेल क्रॉस जे एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर एन एस अपॉन एम डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी। तो डेल क्रॉस जे एस की वैल्यू फाइंड आउट करें तो डेल क्रॉस जे एस की वैल्यू हमारे पास जो फाइंड आउट होगी क्यू स्क्वायर एन एस अपॉन एम बी वेक्टर के रूप में, ये रिलेशन हमें फाइंड आउट होता है। और यही रिलेशन कहलाता है आपके लंदन का द्वितीय समीकरण। ये जो रिलेशन है ये क्या कहलाता है, लंदन का द्वितीय समीकरण कहलाता है। तो लंदन के प्रथम और द्वितीय समीकरण कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अतः इनको ध्यान रखें। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के टॉपिक्स लेंगे। थैंक यू।